और अब रिसेंटली आपने देखा होगा बहुत से आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं कि दोनों कंट्रीज ने, सऊदी अरेबिया और थाईलैंड, दोनों कंट्रीज ने धीरे धीरे अपने रिलेशंस वापस रिकवरी मोड पे लाने स्टार्ट किए हैं। यहाँ पर आप देखोगे आर्टिकल है, सऊदी अरेबिया रिस्टोर्स टाइज विद थाईलैंड आफ्टर जेम थेफ्ट डिस्प्यूट। ये 30 साल का डिस्प्यूट है इंटरनेशनल रिलेशंस में। आपको इतना एक मैं कहूँगा अजीब केस नहीं मिलेगा जितना थाईलैंड और सऊदी अरेबिया का था। दोनों कंट्रीज ने कई सालों तक ट्रेड नहीं किया। सऊदी अरेबिया ने थाईलैंड के नागरिकों पर काफी हद तक बैन लगा दिया था। उसके अलावा इवन जो इंटरनेशनल फ्लाइट्स थी सऊदी अरेबिया और थाईलैंड की, ये भी कट कर दी गई थी। अब यहाँ पर आप कहोगे मगर कितनी अजीब बात है, दोनों कंट्रीज कंप्लीटली डिफरेंट है, कोई इतिहास में वॉर नहीं लड़ी गई। मगर यहाँ पे इशू क्या था, एक यहाँ पर थेफ्ट का मेंशन क्यों होता है, आज से 30 साल पहले क्या हुआ था, डिस्कस करेंगे ये सब। बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि हिस्टोरिकली थाईलैंड का नाम क्या रहा है। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन, एटलांटिस, सियाम, फॉर्मासा या फिर यूटोपिया। कमेंट सेक्शन में करिए आंसर। सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के एंड में ना। वैसे आप अगर देखो तो थाईलैंड और सऊदी अरेबिया कंप्लीटली डिफरेंट कंट्रीज हैं, काफ़ी दूर हैं, आबादी काफ़ी हद तक डिफरेंट है। सऊदी अरेबिया एक इस्लामिक कंट्री, 3.5 करोड़ की आबादी। थाईलैंड एक बुद्धिस्ट मेजॉरिटी कंट्री, 7 करोड़ की पॉपुलेशन। कोई खास डिस्प्यूट थे नहीं हिस्टोरिकली, मगर ये सब कुछ चेंज हो जाता है ईयर 1989 में। 1999 में क्या हुआ कि तेचामोंग नाम का एक थाईलैंड का वर्कर, देखो जिस तरीके से इंडियन, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी वर्कर्स काफ़ी बार सऊदी अरेबिया, यूएई में जाते हैं काम करने के लिए, वैसे ही थाईलैंड से एक आदमी था तेचामोंग। इसको नौकरी मिल गई थी सऊदी अरेबिया के एक प्रिंस के पैलेस में एज ए सर्वेंट। बहुत से सर्वेंट ये लोग एम्प्लॉय करते थे, उनमें से एक था तेचामोंग। ये यहाँ पर काम कर रहा था। अब साफ सफाई करते करते इसको एक्सेस मिल गया सऊदी अरेबिया के प्रिंस फैसल बिन फाद के पैलेस के बेडरूम का। अब तेचामोंग चुपचाप ये प्रिंस का जो बेडरूम है वहां पे पहुंच गया और वहां पे जाकर उसने बहुत ही बड़े स्केल पर चोरी करी। 91 केजी की जो ज्वेलरी है ये यहाँ पर उठा ली। कई यहाँ पर नेकलेसेस थे, कई डायमंड्स थे यहाँ पर। ये सब उठाकर एक वैक्यूम क्लीनर के बैग में डालकर इसने कैसे ना कैसे करके बहुत ही मिराकुलसली ये जो सारी ज्वेलरी है ये स्मगल करवा दी वापस थाईलैंड में। ऑफ कोर्स ये काम करना ही काफी हद तक रिस्की था, मगर कैसे ना कैसे करके तेचामोंग ने ये बहुत ही बड़ी चोरी ऑलमोस्ट पूरी कर ली थी। अब तेचामोंग के सामने देखो प्रॉब्लम यहाँ पर ये आ गई कि थाईलैंड में ये था एक, आप कह लीजिए काफी मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास टाइप का आदमी, और इसने जो ज्वेलरी चोरी कर ली थी इसकी टोटल वैल्यू 1989 में लगाई जा रही थी अराउंड $20 मिलियन, मतलब के 140 करोड़ रुपए, जो उस टाइम के हिसाब से भी एक ह्यूमंगस अमाउंट थी। अब तेचामोंग जब भी कोई पास में किसी ज्वेलर के पास जाता था और कहता था कि देखो ये डायमंड है, ये परचेज कर लो, तो वो लोग हाथ जोड़ लेते थे। वो कहते थे कि इतनी ज़्यादा प्रीशियस आइटम है, हम इसका प्रॉपर प्राइस नहीं पे कर पाएंगे। अगर सेल करनी है ये तो इसका जो 1/10 प्राइस है या फिर 1/20 प्राइस है यही हम पे कर पाएंगे। अब तेचामोंग को ऑब्वियसली बहुत प्रॉब्लम हुई है ज्वेलरी सेल करने में। पूरे थाईलैंड में कई ज्वेलर से उसने बात करी कि कौन इसको परचेज करेगा। घूम फिर के कुछ ज्वेलर्स मिले, वहाँ पर कुछ डायमंड इसने सेल किए, मगर जो ये बात है ये फैल गई कि एक आदमी है जो सऊदी अरेबिया से लौटा है रिसेंटली, अब ये ज्वेलरी बेचने की कोशिश कर रहा है। तो थाईलैंड की जो रॉयल पुलिस है इसने इन्वेस्टिगेशन करनी स्टार्ट कर दी। इनको वैसे ही एक आइडिया मिल चुका था कि सऊदी अरेबिया में चोरी हुई है, मगर प्रॉब्लम यह है कि जिस पैलेस में चोरी हुई है वहाँ पे 200-300 सर्वेंट काम करते थे, तो उनकी लिस्ट इनके पास वैसी थी कि उनमें से कुछ सर्वेंट थाईलैंड के हैं, तो उन्होंने एक इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट वैसी कर दी थी। मगर जो रिसेंट यहाँ पे इन्फॉर्मेशन मिल रही थी कि एक आदमी ज्वेलरी बेचने की कोशिश कर रहा है, उससे इनकी इन्वेस्टिगेशन काफी हद तक तेज हो गई और कुछ ही हफ्तों में थाईलैंड की पुलिस ने तेचामोंग को पकड़ लिया और सारी जो इसकी ज्वेलरी थी चोरी की फ्रॉम सऊदी अरेबिया ये भी इन्होंने पकड़ ली। और यहाँ पर आप देख पाओगे ये 1990 की आइकॉनिक फोटो है, थाईलैंड के पुलिस के लोग, ये यहाँ पर सऊदी अरेबिया की ज्वेलरी, ये तेचामोंग, यहाँ पे हथकड़ियाँ लगी है इसके हाथ में। नाउ अगर आप यहाँ पे सोच रहे हैं कि ठीक है सारा केस खत्म हो गया, अब एक चोरी हुई, चोर पकड़ा गया और सिंस मीडिया वगैरह सब यहाँ पर है, फोटो खींच रहे हैं, ये फोटो सऊदी अरेबिया में पहुंची होगी, इन्होंने क्लेम कर दिया होगा और दैट्स इट। देखिए नहीं, कहानी एक्चुअली यहाँ पर स्टार्ट होती है। इसके बाद होता है हाई लेवल करप्शन। अब सऊदी अरेबिया की गवर्नमेंट ने ऑब्वियसली यहाँ पर ये कहा कि ऑल दिस ज्वेलरी बिलोंग्स टू आवर प्रिंस, इसको पैक करो वापस सऊदी अरेबिया में हमको भेजो। थाईलैंड की पुलिस ने यहाँ पर ज्वेलरी पैक करी भेजी। सऊदी अरेबिया ने जब वो बॉक्स खोला ज्वेलरी का जो इनको वापस मिला था फ्रॉम थाईलैंड, वो देख के हैरान थे कि 50% जो यहाँ पर ज्वेलरी थी वो थी फेक। उसके अलावा एक बहुत ही बेशकीमती यहाँ पर ब्लू डायमंड था वो वापस किया ही नहीं। हुआ यहाँ पर क्या था बेसिकली
कि पुलिस अथॉरिटीज़ ने जो है काफ़ी बड़े स्केल पर करप्शन किया था, और ये करप्शन बाद में थाईलैंड की मीडिया ने रिवील भी किया, जब बहुत सारे जो पुलिस ऑफिसर्स हैं, हाई रैंकिंग यहाँ पे जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, इनकी वाइव्स बहुत ज़्यादा बेशकीमती नेकलेस ज्वेलरी पहन के बाहर निकल रही थी। इनकी फ़ोटोज़ ली गई तो पता लगा कि बेसिकली हुआ क्या है कि चोर से आधा जो ये सामान था ये पुलिस ने अपने पास रख लिया और आपस में बांट लिया। और ये सुन के चौंकेगा मत, थाईलैंड करप्शन के मामले में एक बहुत ज़्यादा पुअर परफॉर्मर है। थाईलैंड की आप अगर रैंक देखोगे करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में तो ये 110 है। हाई लेवल करप्शन यहाँ पे होता है, पुलिस ब्यूरोक्रेसी हाईली करप्ट है, मतलब इंडिया से भी कई गुना ज़्यादा करप्शन आपको मिलेगा थाईलैंड में। तो उस टाइम 1990s में आप समझ लीजिए इंटरनेट और कम था, मीडिया काफ़ी हद तक कमज़ोर था, तो पुलिस ने सीधा सीधा आधा जो सामान है ये उठा लिया और फेक सी जो ज्वेलरी थी ये भेज दी सऊदी अरेबियंस के पास। मगर सऊदी अरेबिया ने यहाँ पर हार नहीं मानी। इनकी रॉयल फैमिली ने फिर कुछ डिटेक्टिव भेजे अपनी तरफ से। एक आदमी था मोहम्मद रुवाली, ये सऊदी रॉयल फैमिली का बहुत ही एक करीबी आदमी था। इसको भेजा गया बैंकॉक में खुद इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। इसकी मिस्टीरियस तरीके से मौत हो गई, पता नहीं लगा कि किसने इसको मारा है। सऊदी अरेबिया ने यहाँ पर इल्ज़ाम ये लगाया कि थाईलैंड में सिंस इतने बड़े स्केल पे करप्शन हुआ है, इनके टॉप लेवल पर पुलिस ऑफिसर्स, इनके कमिश्नर्स यहाँ पे इन्वॉल्व हैं, तो अब ये सारा करप्शन ढकने के लिए सऊदी अरेबिया के जो यहाँ पर लोग हैं इनको भी मार रहे हैं। और ये आरोप लगाने का रीज़न भी था क्योंकि इससे पहले आप अगर देखो तो सऊदी अरेबिया के कुछ जो डिप्लोमेट हैं वो भी थाईलैंड में डिसअपियर हो गए और बाद में उनकी डेड बॉडीज मिली। थाईलैंड ने यहाँ पर यह कहा कि दोनों केसेस में कोई रिलेशन नहीं है, बोथ द केसेस आर कम्प्लीटली डिफरेंट। मगर सऊदी अरेबिया ये कह रहा था कि थाईलैंड में बेसिकली चोरी हुई है बहुत ही बड़े स्केल पर, यहाँ पर लोग चोर है, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स करप्ट हैं। इन दी एंड सऊदी अरेबिया ने तंग आकर ये डिसाइड किया कि थाईलैंड से ट्रेड बंद कर देंगे। ये ट्रेड काफ़ी हद तक कम कर दिया गया। उसके अलावा थाईलैंड के लोग जो सऊदी अरेबिया में आके काम करते थे, इनके वर्क वीज़ा बिल्कुल बहुत ज़्यादा कम कर दिए गए। जहां पर एक टाइम पे इनको वर्क वीज़ा मिलते थे 1.5 लाख के आसपास, 1.5 लाख 2 लाख के आसपास, बाद में मिलने लग गए सिर्फ 10,000 के आसपास। और इसका एक्चुअली काफ़ी बड़ा बेनिफिट हुआ था इंडिया और पाकिस्तान को, क्योंकि थाईलैंड के लोगों को बाद में रिप्लेस किया इंडियंस और पाकिस्तानीज ने इन सऊदी अरेबिया। तो सिंस थाईलैंड के अगेंस्ट सऊदी अरेबिया ने इतने स्टेप्स उठाए, अपनी इंटरनेशनल फ्लाइट्स यहाँ पर कैंसिल कर दी। बाकी जो जीसीसी कंट्रीज हैं, जो गल्फ की बाकी कंट्रीज हैं, उनको भी ये कहा कि थाईलैंड के लोगों को नौकरी मत देना। थाईलैंड ने भी कुछ स्टेप्स चले अपने हिसाब से। जब भी यूएन में वोटिंग होती थी, थाईलैंड सऊदी अरेबिया के अगेंस्ट वोट करता था, तो 30 सालों तक ये जो फ्यूड है चलता रहा। मगर जो वो ब्लू डायमंड था वो सऊदी अरेबिया को वापस नहीं मिला। जो ज्वेलरी चोरी कर ली गई थी वो सऊदी अरेबिया को कभी भी वापस नहीं मिली। अब जाकर क्या हुआ है 2022 में, सिंस मोहम्मद बिन सलमान काफ़ी हद तक चेंज कर रहे हैं सऊदी अरेबिया की फॉरेन पॉलिसी को, सऊदी अरेबिया ने डिसाइड ये किया है जो हो गया सो हो गया। जो ये ब्लू डायमंड अफेयर है, लिटरली इसको कहा जाता है ब्लू डायमंड अफेयर, इसको भूल जाओ। इवन दो सऊदी अरेबिया में इस बात को लेकर काफ़ी गुस्सा है कि जो इनके डिप्लोमेट्स मारे गए थे, जो इनके कुछ जासूस भी यहाँ पर मारे गए थे इन थाईलैंड, उसको लेकर थाईलैंड की कोर्ट ने कभी इनके पुलिस ऑफिसर्स को गिल्टी भी नहीं ठहराया। तो एक अभी भी आप कह लीजिए कड़वाहट काफ़ी हद तक है सऊदी अरेबिया में। मगर थोड़ा बहुत अब इन्होंने डिसाइड किया कि आगे बढ़ते हैं, रिलेशंस नॉर्मल करते हैं, डिप्लोमेट सेंड करते हैं। जी हाँ, 30 साल तक सऊदी अरेबिया और थाईलैंड के डिप्लोमेट भी नहीं थे एक दूसरे की कंट्रीज़ में। तो अब रिलेशंस धीरे धीरे नॉर्मलाइज हो रहे हैं एंड इट इज़ अ बिग स्टेप। बट स्टिल मैं कहूँगा कि सऊदी अरेबिया और थाईलैंड की जो राइवलरी थी 30 साल पुरानी, इतनी आसानी से नहीं उठेगी। बोथ द कंट्री स्टिल प्रीटी मच हेट ईच अदर। ना वापस आते हैं अपने एमसीक्यू पे कि हाउ वाज थाईलैंड फॉर्मरली नोन। थाईलैंड को क्या कहा जाता था इतिहास में? तो सही उत्तर इसका है ऑप्शन बी, सियाम। और बहुत लंबे समय तक एक्चुअली थाईलैंड का नाम सियाम ही था और काफ़ी बार इन्होंने फ्लिप फ्लॉप किया है। बीच में 1946 से लेकर 1948 तक वापस थाईलैंड ने अपना नाम सियाम कर दिया था, फिर इसको चेंज किया गया। बाय द वे ये भी जान लो कि थाईलैंड वैसे तो डेमोक्रेसी है, मगर यहाँ पे किंग भी है। जिस तरीके से यूके में है ना उनकी क्वीन, बस एक स्टैम्प पेपर वाली पावर है, वैसे ही थाईलैंड में भी जो इनके राजा हैं वो एग्जिस्ट करते हैं, मगर कोई ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूशनल पावर इनके पास है नहीं।